Good morning, everyone. Today we are going to start our second chapter, part 4, New Kings and Kingdoms. Okay, we have already talked about the closure look, the Cholas from Urayur to Thanjavur. हमने उरायूर से उन्होंने थांजावुर तक उन्होंने अपनी रीजन को कैसे एक्सपेंड किया, हमने उसके बारे में पढ़ा. In our last class, we have talked about how Cholas rise to power. उन्होंने पावर में कैसे अपने आप को कन्वर्ट किया, उनके पास पावर कैसे आई. एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, मुत्रायूर, ठीक है, जो कावेरी रिवर के पास रहते थे. सो वो पालवा किंग के क्या थे, सबऑर्डिनेट थे. बट विजयाला जो उरायूर से थे, उन्होंने मुत्तारायूर की क्या है रीजन को, डेल्टा को कैप्चर कर लिया और अपने अंडर लेकर आ गए. और उस मुत्तारायूर को उन्होंने क्या नेम दे दिया, थांजावुर. और वहां पे उन्होंने निशुम भासुदिनी का टेम्पल भी क्या बनाया था, बिल्ड किया था. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ विजयाला ने और भी दूसरे नेबरिंग रीजन्स को कैसे कॉन्कर किया, पांड्यान और पालवा टेरिटरीज को कैसे अपने अपने किंगडम का पार्ट बनाया. और फिर जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे, चोला रूलर्स, वो कब किंग बने थे, 985 में वो किंग बने. उन्होंने बहुत से एरियाज में अपना कंट्रोल एक्सपेंड किया, ठीक है. उसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अपने एम्पायर का भी क्या किया था, रीऑर्गेनाइज किया. और राजा के जो सन थे राजेंद्र, उन्होंने बहुत सी पॉलिसीज को जो राजा वन ने बनाई थी, उनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू किया. और गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को भी क्या किया, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. और उस टाइम पे उन्होंने नेवी एक्सपीडिशन, मतलब जो समुद्र में जो वॉर लड़ते हैं, नेवी बोलते हैं ना, उनकी भी उसको भी क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था. Now today we are going to start just give me a minute, Peter. Okay, the making of bronze images was the most distinctive. जो चोला डायनेस्टी के टाइम पे ब्रॉन्ज इमेजेस बनती थी, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती थी. चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. जो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस होती थी, बहुत ज्यादा फाइनेस्ट होती थी वर्ल्ड में. आज के टाइम पे भी सबसे जो गुड क्वालिटी की इमेजेस है, जो बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी की है, वो चोला ब्रॉन्ज की मानी जाती है. while most of images were of the deities, जो most of the images होती थी वो किसकी होती थी, deities की होती थी, मतलब हमारी मूर्तियों की होती थी, जो भगवान है, भगवान की मूर्तियों की होती थी. sometimes the images were made of devotees as well. जो images होती थी वो किसकी होती थी, कभी कभी वो devotees की, जो बहुत ज्यादा भक्त होते थे, उनकी भी बनाई जाती थी. Now the next topic is a closer look, the Cholas, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. नाउ चोला डायनेस्टी में एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है. अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास. मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के वजह से ही जो चोला डायनेस्टी है, उनकी जो मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स है हुई थी.
Now, if you look at your page number 24, there is a image. There is some problem in my presentation. That's why you are not able to see the pictures. I'm really sorry for that inconvenience. But now, if you look at your page, if you look at the page number 24, there is a image of a river. Now you notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. ठीक है, अब आप जो मैप देखोगे उसमें क्या है, जो रिवर्स है, जो कावेरी रिवर है, ठीक है, सपोज दिस इज द कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर से ना बहुत ऐसे छोटी छोटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल रही है, ठीक है, तो ये ब्रांचेस के जैसे दिख रही है ना हमें। सो ये जो और जब डेल्टा में जाके मिलती है, मतलब समुद्र में जाके वो मिलती है, तो ये आप देख रहे हो कि अलग अलग क्या निकल रही है, ऐसे ब्रांचेस की उसमें निकल रही है, ब्रांचेस की शेप में निकल रही है। दिस इज कावेरी रिवर एंड दिस इज द ब्रांचेस ऑफ द कावेरी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये कावेरी रिवर की। Several small channels before emptying into the Bay of Bengal. Bay of Bengal में निकलने से पहले ये बहुत सी अलग अलग चैनल्स में क्या हो रही है, डिवाइड होके जा रही है। These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. अब ये जो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है और इसके आसपास का जो एरिया होता है, अब पानी है इसका मतलब कि यहाँ के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा क्योंकि फ्रेश वाटर का सोर्स है, राइट। Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture. जो रिवर में आपका रिवर का पानी है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो जो भी सॉइल को मॉइस्चर चाहिए होता है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और जो आपका साउथ इंडिया का पार्ट है जहाँ से आपकी ये कावेरी नदी कावेरी नदी आपकी फ्लो करती है, वहां पे राइस की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा क्या है होती है। तो उस टाइम पे जो कल्टीवेशन ऑफ राइस था वो बहुत ज्यादा होता था चोला डायनेस्टी के टाइम पे। एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। एग्रीकल्चर जो है तमिलनाडु, ये तो हम तमिलनाडु के और भी पार्ट्स में क्या हुआ था, डेवलप्ड हो गया था। It was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. 5th और 6th सेंचुरी के बाद में जो ये एरिया था लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए, मतलब यहाँ पे जो 5th और 6th सेंचुरी के बाद में जो तमिलनाडु का आपका एरिया है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में कल्टीवेशन होने लग गई, एग्रीकल्चर होने लग गया था। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। फॉरेस्ट को भी कुछ जगह पे, कुछ एरियाज में क्या करने लगे, कुछ रीजन्स में क्या करने लगे, फॉरेस्ट को भी क्लियर करने लग गए। किस लिए? एग्रीकल्चर करने के लिए। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, और कुछ जगह पे लैंड को लेवल पे लेकर आने लगे, क्योंकि अब आपको एग्रीकल्चर करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो एरिया चाहिए, जो लैंड का टाइप चाहिए, प्लेन लैंड चाहिए, तो बहुत से लैंड को क्या किया, लेवल में लाने के लिए लेवल में भी लेकर आने लग गए थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सी टेक्निक्स यूज की जिससे कि उनका जो लैंड है वो लेवल में आ जाए। In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. जो डेल्टा रीजन होता है, जो मैंने आपको बताया डेल्टा रीजन कौन सा होता है, सपोज दिस इज अ रिवर, ठीक है, और अब यहाँ से बहुत सारे चैनल्स निकल रहे हैं। जब ये समुद्र में जाके नदियां मिलती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ओके, सो डेल्टा रीजन में जो एम्बैंकमेंट्स होते थे हैड टू बी बिल्ड। एम्बैंकमेंट्स मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि पानी का फ्लो रोकने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए, फ्लडिंग, जिससे कि फ्लड ना आए, ठीक है, उनका जो चैनल होता था उसको अच्छे से ओपन अप करने के लिए कैनाल्स को बिल्ड किया गया है। कैनाल्स क्या होता है, जो आर्टिफिशियल रिवर होती है, ह्यूमन मेड रिवर्स होती है, उसको हम कैनाल्स बोलते हैं, जिससे कि हम जो एक्स्ट्रा पानी है जो रिवर से आ रहा है उसको हम उस कैनाल में क्या कर सकें, रख सकें।
टू क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, कभी कभी क्या होता था दो क्रॉप्स भी ग्रो हो जाती थी, ठीक है, साल में। जैसे राइस का कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ही, और राइस कल्टीवेशन हो ही रहा था, साथ साथ में कभी कभी वो लोग क्या करते थे, दो क्रॉप्स को भी ग्रो कर लेते थे एक साल में, कि मतलब यहाँ का जो सॉइल का फर्टिलिटी था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, और जो इरिगेशन मिलता था कावेरी रिवर से, और फिर उन्होंने कैनाल्स भी बिल्ड किए, उन्होंने और भी दूसरी इरिगेशन मेथड को यूज किया, जिससे कि पानी टाइम टू टाइम अच्छी तरीके से मिलता रहे। A 9th century sluice gate in Tamil Nadu. Now, if you look at your page number 24, there is an image of a water, a river, और उसमें आपको एक गेट के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, उसको स्ल्यूज गेट बोला गया है, ठीक है, स्ल्यूज गेट। It regulated the outflow of water from a tank into the channels, ठीक है, ये क्या रेगुलेट करता था, जो भी पानी का फ्लो था, एक चैनल वाटर फ्रॉम अ टैंक से चैनल्स तक जाने का, उस फ्लो को वो क्या करता था, रोकता था, और वो जो पानी है उसको उस टैंक में, चैनल से जब टैंक में लेते थे, वो जो पानी यूज किया जाता था, कहाँ पे यूज किया जाता था, खेतों को सिंचाई करने के लिए यूज किया जाता था, खेतों को इरिगेट करने के लिए यूज किया जाता था। A sluice gate is traditionally a wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rate in the rivers and canals. ये जो sluice gate आपको एकदम लैडर के स्ट्रक्चर में दिखेगा, ये वाला आप अपने बुक में पेज नंबर 24 में देख सकते हैं। ये जो स्ल्यूज गेट है, ये वुड का या मेटल का बैरियर होता था, ठीक है, जो कॉमनली किस लिए यूज किया जाता था, हमारा जो पानी का लेवल था, जो फ्लो का लेवल था रिवर का और कैनाल का, उस लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए यूज किया जाता था। In many cases, it was necessary to water crops artificial. कभी कभी पानी जो इरिगेशन है वो क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए क्या किया जाता था, आर्टिफिशियली इरिगेशन भी जरूरी होती थी, ठीक है, टाइमली अगर रेन नहीं हुई है तो उसके लिए भी पानी को उन्हें क्या करना पड़ता था, बचा के रखना पड़ता था। और A variety of methods were used for irrigation. Irrigation के लिए बहुत सी varieties उन्होंने use की, जैसे कि wells were dug. उन्होंने क्या किए, कुएं बनाए, wells को dug किया, wells बनाए। Huge tanks were constructed to collect rain water. जैसे आप आज के टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पढ़ते हो, बहुत जगह पे बनता भी है, बहुत से स्कूल्स में भी बना हुआ होता है, तो बहुत से बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए जिससे कि रेन वाटर को कलेक्ट कर सके, जो जब भी रेन आए उससे जितना भी एक्स्ट्रा वाटर रेन वाटर हुआ है उसको हम उस टैंक में कलेक्ट करें। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। अब इरिगेशन वर्क के लिए प्लानिंग की जरूरत होती थी। अब क्या प्लानिंग करते थे चोला डायनेस्टी के जो राजा और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या करता था, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज। अब बहुत सी चीजों को, कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वेल्स को डक करने के लिए लेबर की जरूरत है, तो ऑर्गेनाइज करता था लेबर को, उनकी सैलरी, उनकी वेजेस देने के लिए, उनको अब जो भी चीजें चाहिए वेल्स को डक करने के लिए, टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करना। मेंटेनिंग ऑल दीज वर्क्स, ये जो वर्क है लेबर को मेंटेन, ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, कि कैसे हम उनको वेजेस देंगे, कहाँ से रिसोर्सेज लाएंगे, ये सारे इन सब वर्क को क्या करना, मेंटेन करना। डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, और ये डिसाइड करना कि हम पानी को कैसे शेयर करेंगे, कितना शेयर करेंगे, कौन से किसान को कैसे पानी देना है, ये सारी चीजें पे डिसाइड करना कि हम पानी को कैसे शेयर करेंगे। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. और बहुत से new rulers और जो गांव में लोग रहते थे इन सब एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज में, इरिगेशन में, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने में, और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, कि प्लानिंग करने में, कि हम ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई होप दिस इज quite clear to you all.
Okay, class, please read the chapter carefully, and if you find any doubt, you can ask me. You can ask me tomorrow. Take care of yourself. Bye bye.